प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हमारी चर्चा थी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण, अमेरिका की क्रांति के प्रमुख कारण के संबंध में जानने से पहले हमने किस प्रकार से अमेरिका में औपनिवेशिक साम्राज्य की होड़ से प्रेरित जो विभिन्न देश थे उन्होंने अमेरिका में अपनी बस्तियां स्थापित की, और हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस क्षेत्र की खोज की और उसके पश्चात अनेक यूरोप की जो व्यापार करने की दृष्टि से ऐसे जो देश थे वो यहाँ आए और इन्होंने अपनी अलग अलग बस्तियां स्थापित की, और बाद में अमेरिका में रह रहे लोगों के साथ में उनके जो वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए और कुछ ऐसे आर्थिक प्रश्नों को लेकर भी कुछ कारण प्रमुख रहे। इसके बाद में यहाँ लगातार अमेरिका के अंदर इंग्लैंड की जो औपनिवेशिक सरकार थी उसके बीच में और अमेरिका के अंदर जो रह रहे लोगों के बीच में जो आपसी संबंधों में जो टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके कौन कौन से कारण रहे, आज हम उन कारणों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्रांति के कारणों की यदि हम बात करें, अमेरिका उपनिवेशों की क्रांति विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। इतिहास में इसका अपना ही एक स्थान है। 13 उपनिवेशों में आबाद लोगों में काफी भिन्नता थी और उनमें से बहुत को इंग्लैंड से कोई विशेष शिकायत न थी। फिर भी परिस्थितियों ने उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया और वे शक्तिशाली इंग्लैंड के विरुद्ध खड़े हुए और अंत में इंग्लैंड के निरंकुश शासन से मुक्त होने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उपनिवेशों में इस असंतोष के कुछ कारण निहित थे। इंग्लैंड की सरकार द्वारा उपनिवेशों पर लगाए गए विभिन्न करों को बताया गया, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके असंतोष एवं विद्रोह के मूल अन्य कारण भी थे। उनमें से कुछ कारण इस प्रकार से हैं, हम उन कारणों की चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहला कारण था उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका के 13 उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोगों में इंग्लैंड के प्रति विशेष कोई लगाव नहीं था। जैसा कि स्पष्ट है, बहुत से लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर बस गए थे। ऐसे लोगों को इंग्लैंड के चर्च तथा वहां की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति या प्रेम नहीं था। अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय देशों के बहुत से लोग भी उपनिवेशों में आकर बस गए। उन लोगों से इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति की आशा नहीं की जा सकती थी। 17वीं शती में इंग्लैंड में सजा देकर भी अपराधी लोगों को इन बस्तियों में भेज दिया जाता था। जेल के अधिकारियों तथा जजों को प्रोत्साहित किया जाता था कि अपराधियों को दंड भोगने की बजाय अमेरिका जाकर बसने का अवसर दे। ऐसे लोगों की संतानों ने इंग्लैंड के प्रति प्रेम की आशा करना निरर्थक है। औपनिवेशिक विकास की सभी अवस्थाओं में से आश्चर्यजनक विशेषता यही है कि अपने निर्माण काल से ही उपनिवेश परिस्थितियों के अनुरूप अपना विकास करने में स्वतंत्र थे। इंग्लैंड की सरकार ने जॉर्जिया के अतिरिक्त और किसी उपनिवेश को स्थापित नहीं किया। इंग्लैंड और उपनिवेशों में एक दूसरे से ज्यादातर संपर्क नहीं रहा। इस प्रकार से पारस्परिक संबंध इनके अंदर इतने अच्छे नहीं हुए। इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह जब खड़ा हुआ तो उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति यहाँ के लोगों के द्वारा नहीं दिखाई दी। दूसरा कारण की यदि हम बात करें तो चारित्रिक भिन्नता। उपनिवेशों में रहने वाले लोगों और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की चरित्रता में काफी भिन्नता थी। जैसा कि कुछ इतिहासकारों को मानना है कि उपनिवेशों की 90% जनसंख्या अंग्रेजों की थी, परंतु ये अंग्रेजों से भिन्न थे। इतिहासकार ट्रेवलियन ने लिखा है कि जहां अंग्रेज समाज पुराना था उसमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ चुकी थी, वहां अमेरिका लोग अभी नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्ण धारणाओं रीति रिवाजों को त्याग कर एक नया जीवन अपनाया था
और अब वे अमेरिकन बन गए थे। इस प्रवृत्ति को अन्य राष्ट्रीय दलों और संस्कृति के सम्मिश्रण से जो साथ साथ हो रहा था और अधिक बल मिला। अंग्रेजों और अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद था। उपनिवेशों में अधिकांश निवासी प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे। उपनिवेशों में समानता की भावना अधिक प्रबल थी, जबकि इंग्लैंड में अभी भी वर्ग भेद बना हुआ था। समाज में कुलीन वर्ग के लोगों की प्रधानता थी। इस प्रकार से दोनों दृष्टिकोण यहाँ इनके अलग अलग थे। उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। उपनिवेशों में आबाद जो लोग थे इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साही और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनमें जनतंत्र शासन पद्धति और स्वतंत्रता का इंग्लैंड के लोगों से भी अधिक प्रचार था। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रथम वे अधिकार पत्र में, दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि इसकी जो स्पष्ट झलक है वर्जीनिया के प्रथम अधिकार पत्र से ही देखने को मिलती है, जिसमें जोर देकर कहा है कि बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार एवं रियायतें प्राप्त होगी, ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड में जन्म लेने पर प्राप्त होती है। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत था, परंतु जब इंग्लैंड की संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों को साम्राज्यवादी नीति के अनुरूप ढालने की ओर ध्यान दिया तो काफी देर हो चुकी थी। इस समय तक बस्तियां स्वयं शक्तिशाली और संपन्न हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उपनिवेशी लोग भला ये कैसे गवारा कर सकते थे कि दूसरे लोग उनको यह सिखाएं कि वे किस तरीके का शासन भार संभाल रहे हैं। अपनी परिस्थितियों के अनुकूल कानून वे स्वयं ही बनाते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रूढ़िवादी और पुरानी लकीरों पर चलने वाले इंग्लैंड से स्वतंत्रता चाहते थे। दूसरी तरफ हम यहां देखें तो दोषपूर्ण जो शासन व्यवस्था थी, उपनिवेशों के शासन व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। कई प्रकार के दोष इनमें विद्यमान थे। शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे: गवर्नर की कार्यकारिणी समिति, विधायक सदन और असेंबली। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति सम्राट के अंतर्गत थी और ये विधायक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। विधायक सदन में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार विधायक सदनों के हाथ में ही था। ऐसी स्थिति में गवर्नरों के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना बहुत ही कठिन काम था। इसका एक अन्य कारण यहाँ और बताया गया है, जिसको हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि शासन कार्य चलाने वालों गवर्नर सहित सभी लोगों का वेतन तय करने का अधिकार विधायक सदनों के पास था और कभी कभी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी गवर्नर अथवा जज के वेतन की धनराशि की मांग को अस्वीकृत कर दिया जाता था तथा उसमें कमी कर देते थे। उपनिवेशों में विधायक सदनों का यह रवैया इंग्लैंड की सरकार को बुरा लगता था, क्योंकि इससे गवर्नरों और जजों के सम्मान को ठेस पहुंचती थी, अपितु उनके अधिकार प्रयोग पर भी बंधन लग जाता था और ये अधिकारी अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने में असमर्थ पाते थे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि गवर्नरों का उत्तरदायित्व तो था, परंतु उसके पास अधिकार सीमित थे। दूसरी तरफ विधायक सदनों को अधिकार प्राप्त था, परंतु उत्तरदायित्व का अभाव था। इस प्रकार शासक और शासित वर्ग दोनों ही एक दूसरे से असंतुष्ट थे और दोनों के संबंध तनावपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि कुछ अन्य और कारण इस स्वतंत्रता संग्राम के रहे, जिनमें उपनिवेशों की स्थापना तथा उसकी उपयोगिता के संबंध में इंग्लैंड की सरकार तथा आम जनता
एक भ्रांत धारणा से ग्रस्त थे। उनका मानना था कि उपनिवेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए है। इसी आधार पर वे उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना चाहते हैं, परंतु उपनिवेशी इसको अधिक समय तक सहन करने को तैयार न थे। वे अपने व्यवसाय तथा उद्योगों का स्वयं ही प्रसार करना चाहते थे। इंग्लैंड के हितों में वृद्धि करने में उनकी रुचि थी। उनका कहना था कि क्या बहुत बाहुल्य उपनिवेशों की स्थापना नहीं की गई? क्या उन्होंने अपने ही कठिन परिश्रम से घने जंगलों और बिहड़ों को साफ नहीं किया? क्या उन्होंने स्वयं ही अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं किया? दूसरी तरफ इंग्लैंड का शासन वर्ग चाहता था कि उपनिवेश उसकी धन व सत्ता में वृद्धि और सहयोग देते रहे। बस्तियों के व्यापार और शिल्प उद्योग संबंधी कानून इंग्लैंड के लिए लाभ की दृष्टि से पास किए जाते थे, और इनको हम 3 समूह में विभक्त करते हैं। वे कानून जिनके द्वारा पोत निर्माण, जल मार्ग से सामान ढोने पर प्रतिबंध लगाने, इनको नौ संचालन, विनिमय, आयात और तथा निर्यात, चाहे वह यूरोपीय देशों में हो या इंग्लैंड को हो, अंग्रेजी जहाजों से ही होगा। इस प्रकार से दूसरे समूह में व्यावसायिक अधिनियम थे। इन अधिनियमों के अनुसार अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही होगा। और ये वस्तुएं कौन कौन सी थी? चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, चमड़ा एवं 9 सैनिक सामान। इन नियमों में काफी असंतोष फैला, क्योंकि यदि डच और फ्रांसीसी उन्हें अंग्रेज व्यापारियों से अधिक दाम देने को तैयार भी होते थे, तो भी उपनिवेश उन्हें अपनी वस्तु नहीं बेच सकते थे। नियमों में यह भी प्रावधान था कि यूरोप को अमेरिकी वस्तुओं का निर्यात करना, यूरोप से उपनिवेश में आयात अंग्रेज व्यापारियों द्वारा ही हो सकता था। अतः इस आदान प्रदान का सारा मुनाफा अंग्रेज व्यापारी समेट लेते थे। तो इस प्रकार से जो कानून बनाए गए थे वो इंग्लैंड ने अपनी सुविधा के अनुसार ही बनाए थे। ये कौन कौन से कानून थे, और इन कानूनों के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि इंग्लैंड जो कि अपनी व्यापारिक नीति के अंतर्गत केवल लाभ कमाना चाहता था, इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध का भी प्रभाव रहा। और इस सप्तवर्षीय युद्ध के कारण जिस समय अंग्रेज अमेरिका में अपने उपनिवेशों की स्थापना में व्यस्त थे, उस समय फ्रांस भी उत्तरी अमेरिका में अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उन्होंने मिसिसिपी नदी पर अधिकार करके उत्तर पूर्व में क्वेबेक से लेकर दक्षिण में न्यू ऑर्लिनियस तक अपना साम्राज्य स्थापित करके अंग्रेजों को अपेलिशियन पहाड़ के पूर्व की ओर तंग पट्टी तक सीमित कर दिया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 1 साल से भी अधिक समय तक अनिर्णायक युद्ध लड़े। 1757 से 1763 के मध्य दोनों में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। युद्ध की शुरुआत यूरोप में हुई, परंतु अमेरिका में भी यह उतनी भयंकरता से लड़ा गया। अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने इन सबका मुकाबला किया और इंग्लैंड को कोई विशेष सहायता नहीं दी। फिर भी इंग्लैंड को निर्णायक सफलता मिली और उत्तरी अमेरिका का विस्तृत फ्रांसीसी साम्राज्य इंग्लैंड के अधिकार में आ गया। कहने का अभिप्राय, जो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया उसका भी प्रभाव हमें इस क्रांति के अंदर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य कारण भी थे जिनकी हम बात करें। नवविजित क्षेत्र की समस्या और नई आर्थिक नीति। ये जो नई आर्थिक नीति जिसके अंतर्गत कई एक्ट पारित किए गए और उन एक्टों के अंदर कुछ विषमताएं थी और उन विषमताओं के कारण कुछ ऐसे तात्कालिक कारण उत्पन्न हुए जिसने क्रांति की जो लहर थी संपूर्ण अमेरिका के अंदर फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप ये स्वतंत्रता संग्राम और तेज होता चला गया। इसकी चर्चा हमारी आगे जारी रहेगी। धन्यवाद।